आप समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर दो प्रकार के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान हैं जो भारत में आक्रांताओं के साथ आए, लुटेरे जब भारत के अंदर आए तो उनका मजहब मुसलमान था, इस्लाम मानने वाले वो लोग थे। ओवैसी जो टाइटल होता है वो भारतीय टाइटल नहीं है। ओवैसी जो है वो ईरान के एक ओवैस शहर का नाम है। बुखारी जो है वो बुखारा से आए हुए लोग हैं, उनका टाइटल बुखारी है। शेरवानी ईरान के एक शहर का नाम है शेरवान। आज भी वो 800 साल के बाद भी अपने टाइटल को नहीं बदल सके, तो वो भारतीय विचारधारा को क्या अपनाएंगे? तो इसलिए जो मुसलमानों के अंदर जो तबका है, जो लोग पिछड़ गए इस देश के अंदर, उनको हम लोग कलेक्टिवली पसमानदा कहते हैं। उसमें बहुत सी जातियां हैं जो आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी वो लोग समाज के अंतिम पायदान पर थे। तो इसलिए आज इस देश के अंदर इस विमर्श को शुरू किया इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। इस प्रकार से हिंदू समाज के अंदर अलग अलग जातियां हैं, उसी प्रकार से मुसलमानों के अंदर भी जातियां हैं, और ये सच्चाई है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आजादी के 76 सालों के बाद अब पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये पसमानदा मुसलमान हैं कौन, इनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया गया, ये किस तरीके से समाज के मुख्य धारा से दूर रहे। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे और इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दानिश इकबाल, जो कि बीजेपी बिहार मीडिया प्रभारी हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे सर यही है कि आखिर ये भारतीय पसमानदा हैं कौन? देखिए, पसमानदा शब्द जो है वो एक पर्शियन शब्द है जी, और फारसी शब्द है, और इसका मतलब होता है जो पीछे रह गए, जो पिछड़ गए। तो इसलिए जो मुसलमानों के अंदर जो तबका है, जो लोग पिछड़ गए इस देश के अंदर, उनको हम लोग कलेक्टिवली पसमानदा कहते हैं। उसमें बहुत सी जातियां हैं जो आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी वो लोग समाज के अंतिम पायदान पर थे। तो इसलिए आज इस देश के अंदर इस विमर्श को शुरू किया इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं जी, जिन्होंने मजहब के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक न्याय के आधार पर जो है पसमानदा विमर्श को शुरू करने का काम किया है। और ये जो पसमानदा समाज के लोग हैं, ये अलग अलग जातियों के लोग हैं। जिस प्रकार से हिंदू समाज के अंदर अलग अलग जातियां हैं, उसी प्रकार से मुसलमानों के अंदर भी जातियां हैं, और ये सच्चाई है। लेकिन कभी भी इस देश के अंदर इन जातियों को लेकर के, इनके पिछड़ेपन को लेकर के, इनके सामाजिक न्याय के लिए कभी कोई बात नहीं हुआ। क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ एक बात हुई, 70 वर्षों से जो सरकारें थी यहाँ पे इस देश के अंदर, उन लोगों ने सिर्फ मजहब के आधार पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण से ही इस पसमानदा समाज का पिछड़ापन दूर होगा, और तभी इनको हम मुख्य धारा में लेकर के आएंगे। चलिए ठीक है। दानिश भाई, आपने कहा कि मुसलमानों के अंदर भी दलित समाज है जिसको हमेशा से दरकिनार किया गया है, ये एक अलग चीज़ है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने तुष्टीकरण की बात की, तो ऐसा ये भी तो कहा जा सकता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी आज मुस्लिम पसमानदाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या ये कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं है? ये भी तो किसी तरह की तुष्टीकरण हो सकती है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री 2014 से लगातार जो काम कर रहे हैं इस देश के अंदर जी, वो इस देश के जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर गैस देने का काम किया, शौचालय बनवाने का काम किया, आवास बनवाने का काम किया, बिजली पहुंचाने का काम किया, उनको जनधन योजना के माध्यम से बैंक अकाउंट खुलवा करके जो लाभार्थी हैं उनका पैसा डायरेक्ट केंद्र की तरफ से उनके बैंक में जाए, उनके खाता में जाए, ताकि बिचौलिए जो हैं वो उनके पैसा को हड़प ना कर पाए। तो इसका फायदा उन गरीब लोगों को पहुंचा। आज लाभार्थी योजना के तहत जिस प्रकार से अनाज दिया जा रहा है,
तो वो सीधे अनाज उन लोगों को मिल रहा है। तो इसमें किसी जाति या किसी धर्म के आधार पर किसी को लाभ नहीं पहुंचाया गया। इसके अंदर वो गरीब मुसलमान समाज भी है, जो पासमानदा समाज भी है। और मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर फायदा प्रधानमंत्री के योजनाओं का हुआ है तो वो पासमानदा समाज के लोगों का हुआ है। इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर सबसे पिछड़ा अगर कोई है, सबसे गरीब शोषित वंचित कोई है, तो वो पासमानदा समाज है। तो निश्चित तौर पर उसका फायदा पासमानदा समाज को हुआ है। तो इसमें कहीं कोई तुष्टीकरण नहीं है। एक देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य क्या होता है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति जो इस देश के अंदर विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाना और बिना मजहबी भेदभाव के आधार पर लाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये तुष्टीकरण नहीं, ये तृप्तिकरण है। और तुष्टीकरण क्या था? तुष्टीकरण ये था कि आजादी के बाद कांग्रेस के जो लोग थे या और भी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां रही, क्षेत्रीय दल के लोग रहे, रमजान में दावत अफ्तार करके लंबी लंबी टोपियां लगा करके मुसलमानों को ठगने का काम किया है। तो वो तुष्टीकरण था। और मैं बताता हूं कि जो आपने कहा कि ये पासमानदा समाज इस भारत का क्या है, कौन लोग हैं पासमानदा समाज, आप समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर दो प्रकार के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान हैं जो भारत में आक्रांताओं के साथ आए, लुटेरे जब भारत के अंदर आए तो उनका मजहब मुसलमान था, इस्लाम मानने वाले वो लोग थे। चाहे वो मुगल वंश रहा हो, चाहे वो और भी जो लोग आए भारत के अंदर जिन्होंने भारत को लूटा। तो जब वो लोग भारत आए तो वो आक्रांता थे, वो लुटेरे थे, वो भारत पे आक्रमण करने आए थे और उन्होंने लगातार भारत पे शासन किया। तो उनके जो वंशज हैं, चाहे वो ईरान से आए, चाहे वो बुखारा से आए, चाहे वो मिडिल ईस्ट से आए, आज भी उनके नामों में टाइटल आप देखेंगे, ओवैसी जो टाइटल होता है वो भारतीय टाइटल नहीं है। ओवैसी जो है वो ईरान के एक ओवैस शहर का नाम है। बुखारी जो है वो बुखारा से आए हुए लोग हैं, उनका टाइटल बुखारी है। शेरवानी ईरान के एक शहर का नाम है शेरवान। आज भी वो 800 साल के बाद भी अपने टाइटल को नहीं बदल सके। तो वो भारतीय विचारधारा को क्या अपनाएंगे? तो वो जो बाहर से जो लोग आए भारत के अंदर, जिनकी संख्या मात्र 12 से 15% है, जो अपने आप को सवर्ण मुसलमान कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरा संबंध सीधे पैगंबर मोहम्मद साहिब से है, और भारत के जो 75 से 80% मुसलमान हैं वो देशज मुसलमान हैं, वो भारतीय मूल के हैं, भारतीय खून के हैं और भारतीय मिट्टी के हैं। वो मुसलमान जो हैं अपने आप को भारतीय कल्चर से रिलेट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमने अपनी पूजा पद्धति बदली है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं बदली है। क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज आराध्य राम थे, हम सब जो हैं कन्वर्ट होकर के हमने अपनी पूजा पद्धति को बदल दी है। तो मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर पूजा पद्धति बदलने से हमें अपनी संस्कृति बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये लोग आक्रांता जो इस्लामिक कल्चर को, अरब के कल्चर को, टर्की के कल्चर को, ईरान और बुखारा के कल्चर को लेके भारत में आए, तो क्योंकि ये शासक वर्ग थे, इन्होंने लगातार भारत में शासन किया, तो उसके बाद इन लोगों ने अपने कल्चर को भारतीय जो देशज मुसलमान थे उस पे जो है उस पे उन्होंने लागू करने की कोशिश की। और आज देखिए ये जो शेरवानी है, लंबी टोपी है, ये जो बिरयानी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बाहर से आए हुए लोगों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो भारतीय मुसलमान हैं वो आज भी भारतीय सनातन संस्कृति और कल्चर को अपनाते हैं। पासमानदा समाज की महिलाएं जो हैं वो आज भी साड़ी पहनती हैं। पासमानदा समाज की जो महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाती हैं, वो मंगलसूत्र पहनती हैं। पासमानदा समाज के जो बुजुर्ग थे वो धोती पहना करते थे। और इन पासमानदा समाज के इस कल्चर का इन जो अशराफ लोग जो विदेशी आए, जो आक्रांता आए, इन लोगों ने अरबी कल्चर के सामने इनका मजाक बनाना शुरू किया और इन्होंने कहा कि ये जो भारतीय कल्चर है, साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, ये गैर इस्लामिक है। और इस्लाम के नाम पर इन लोगों ने कल्चर को बदलने का काम किया। इस्लाम का डर दिखाकर, मजहब का डर दिखाकर इन लोगों ने भारतीय कल्चर से भारतीय मुसलमानों को दूर करने का काम किया।